अरे भैया, ये तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ? आपके मामा को पता चलेगा तो आपकी खैर नहीं। अरे छोड़िए मुझे प्लीज़, दर्द हो रहा है। मेरी ड्रेस मत खींचिए, नहीं तो फट जाएगी। अरे हटिए ना, क्या कर रहे हैं आप? तभी हिमांशु ने अपनी बहन का हाथ जकड़ते हुए बोला, अरे अदिति, कितना डरती हो तुम। अरे कुछ नहीं होगा पागल, इतनी खूबसूरत हो तुम। आज तो मौका मिला है मुझे। कहते हुए हिमांशु अदिति को जहाँ तहाँ चूमने लगता है। अदिति रोने लगती है, खुद को हिमांशु की कैद से छुड़ाना चाहती है। पर प्रभा जब बाजार से घर आई तो उसका सबसे छोटा बेटा आकाश, जो कि 3 साल का था, वो घर के बाहर बैठकर मिट्टी से खेल रहा था। घर का दरवाज़ा भी खुला था और अंदर कमरे की लाइट और पंखा चल रहे थे और टेबल पर खुली हुई कॉपी किताब पड़ी थी। पर प्रभा को उसकी बेटी अदिति कहीं नज़र ही नहीं आ रही थी। वो उसे होमवर्क करते हुए छोड़कर बाजार गई थी और कहा था कि आकाश का ध्यान रखना, पर घर का मंजर तो कुछ और ही बयां कर रहा था। प्रभा जोर जोर से अदिति अदिति चिल्लाने लगी, पर अदिति की कोई खबर नहीं थी। प्रभा हैरान परेशान हो गई कि आखिर सब कुछ खुला छोड़कर और आकाश को यूं घर के बाहर अकेला छोड़कर अदिति कहाँ चली गई। प्रभा पूरे घर में अदिति को ढूंढ ही रही थी कि तभी प्रभा को बाथरूम से पानी बहने की आवाज़ आई। उसने बाथरूम का दरवाज़ा धकेला तो वो अंदर से बंद था। उसने दोबारा धकेलकर अपना भ्रम मिटाया। फिर उसने बाथरूम के दरवाजे पर अपना कान लगाकर सुना तो अंदर से पानी बहने की आवाज़ आ रही थी। प्रभा दरवाज़ा पीटते हुए अदिति अदिति चिल्लाई, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। अब वो और ज़्यादा परेशान हो गई। वो समझ चुकी थी कि हो ना हो अदिति अंदर ही है। उसने झरोके से झांकने की कोशिश की, पर झरोका काफ़ी ऊंचा था, तो वो झट से दौड़कर अंदर से एक स्टूल ले आई और झरोके से देखा तो उसकी फूल सी बच्ची शावर के नीचे बेहोश पड़ी थी। ये मंजर देखते ही प्रभा के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वो जोर जोर से अदिति अदिति चिल्लाने लगी। वो डर के मारे पसीना पसीना हो गई। उसने बिना एक भी पल गंवाए हुए बाहर से कुछ लोगों को और पड़ोसियों को इकट्ठा किया और उन सब की मदद से बाथरूम के दरवाजे को तोड़ दिया। दरवाज़ा टूटते ही प्रभा बिजली की तरह दौड़ी और तुरंत शावर बंद करके अपनी बेटी को गोद में उठा लिया और उसे कमरे में ले आई। प्रभा डर के मारे जोर जोर से रोए जा रही थी। उसे लगा कि उसकी बेटी शायद अब इस दुनिया में नहीं रही। तभी उनके पड़ोसी शर्मा जी ने उसकी नब्ज़ चेक की और प्रभा को आश्वासन देते हुए चुप कराया कि आप परेशान ना हो, अदिति बिटिया ठीक है। प्रभा अदिति को टॉवल से सुखाकर उसके कपड़े चेंज करके उसे बेड पर लेटा ही रही थी कि तभी वहाँ डॉक्टर आ गए। उन्होंने अदिति का बारीकी से निरीक्षण किया और प्रभा से कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी बेटी ठीक है, और उसे एक इंजेक्शन और कुछ दवाइयाँ देकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद अदिति को होश आ गया। तब कहीं जाकर प्रभा को सुकून मिला। अभी प्रभा अदिति को सीने से लगाकर रो ही रही थी कि उसका पति गोविंद भी ऑफिस से आ गया था। गोविंद ने अदिति को होश में देखा तो चौंकते हुए प्रभा से पूछा कि क्या हुआ अदिति को, और यह बाथरूम में बेहोश कैसे हो गई? इसे कहीं चोट तो नहीं लगी? अब तबीयत कैसी है इसकी? गोविंद के एक साथ इतने सारे सवाल सुनकर प्रभा गोविंद को किनारे ले जाके बोली कि अदिति अभी होश में आई है, इसे थोड़ा नॉर्मल होने दो तो बात करती हूँ। तब तक आप बाजार से इसकी कुछ दवाइयाँ और सब्जी लेते आइए। गोविंद प्रभा की बात सुनते हुए कपड़े चेंज करके बाजार के लिए निकल गया। गोविंद जब बाजार से खरीदारी करके लौटा तो उसने कमरे के एक कोने में अपनी पत्नी प्रभा को सर पर हाथ रखे हुए बैठे देखा और बगल में आकाश को रोते देखा। प्रभा को इस हालत में और आकाश को रोते हुए देखते ही गोविंद आकाश को गोद में उठाते हुए पूछ बैठा कि अदिति कैसी है, सब ठीक तो है? तो प्रभा ने आंसू भरी निगाहों से गोविंद को देखा और बोली कि हाँ, अब अदिति ठीक है, अपने कमरे में सो रही है। आप मुंह हाथ धोकर खाना खा लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। गोविंद आकाश को थोड़ा सा खिलाकर उसे उसके झूले में डालकर अपना मुंह हाथ धोने बाथरूम में चला तो गया, पर उसे शंका हो गई कि प्रभा जरूर उससे कुछ छुपा रही थी और उधर प्रभा भी इसी उधेड़-बुन में लगी थी कि अदिति ने उसे जो आप बीती बताई है वह गोविंद को कैसे बताए। खैर, गोविंद फ्रेश होकर खाना खाने आ गया। उसने प्रभा से पूछा कि क्या अदिति ने खाना खाया? तो प्रभा ने बड़ी ही धीरे से बोला कि अदिति को खाने का मन तो नहीं था, पर फिर भी मैंने उसे 1 गिलास दूध और 2 पीस ब्रेड खिला दिया। आप खाइए, शुरू कीजिए। प्रभा ने गोविंद को खाने के लिए इशारा किया। तभी गोविंद ने प्रभा का हाथ पकड़ते हुए उसे भी बिठा लिया और कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम अदिति की तबीयत को लेकर काफ़ी परेशान हो, पर तुम भी कुछ खा लो, नहीं तो सोच सोच कर तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाएगी। हमारी बेटी ठीक है, तुम इतना ज़्यादा मत सोचो।
पर असलियत तो प्रभा को पता थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि आपको क्या पता कि हमारी बेटी के साथ आज क्या हुआ है। प्रभा खाना खाने बैठ गई और एक निवाला खाते ही वो एकदम बेचैन सी हो गई और कुछ देर बाद उसने गोविंद से छुपाकर अपनी प्लेट ले जाकर किचन में ढक कर रख दी। गोविंद भी अपनी बेटी की तबीयत को लेकर काफ़ी तनाव में था। वो सोने की तैयारी करने बेडरूम में चला गया। वो काफ़ी थका हुआ भी था। तभी प्रभा कमरे में आती है और गोविंद के पैर के पास बैठकर गोविंद से रुंधी हुई आवाज़ में कहती है कि मुझे आपको कुछ बताना है। अदिति यूं ही नहीं बेहोश हुई थी और यूं ही नहीं बाथरूम में पहुंची थी। इतना कहते कहते प्रभा चुप हो गई तो गोविंद कहने लगा कि क्यों पहेलियाँ बुझा रही हो, साफ साफ बताओ ना क्या हुआ था, क्या बात है। मुझे तुम्हारी बातों से टेंशन हो रही है। गोविंद उठ के बैठ गया और बोला कि अब बताओ क्या हुआ था। तो प्रभा ने धीरे से सकुचाते हुए कहा कि देखो, मेरी बात ध्यान से और ठंडे दिमाग से सुनो। प्रभा ने बोलना शुरू किया कि जब मैं दिन में मार्केट गई थी तो घर पर हिमांशु आया था। तो गोविंद बोल उठा, अच्छा तो क्या हुआ, वो तो अदिति की बुआ का लड़का है, उसका भाई है, और इस घर में उसका आना जाना कोई पहली बार तो नहीं। प्रभा एक बार फिर खामोश हो गई। गोविंद की बहन यानी कि अदिति की बुआ भी उसी के घर के पास ही रहती थी, तो एक दूसरे के घर आना जाना लगभग लगा ही रहता था। प्रभा की आंखों से ढेर सारे आंसू एक साथ ही निकल आए, जिसे देखकर गोविंद और भी ज़्यादा डर गया और बेचैन होकर अपनी पत्नी से पूछने लगा कि तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ है, मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताती हो। प्रभा भी पशुपेश में पड़कर इधर उधर देखने लगती है। ऐसा कोई इंसान तभी करता है जब वो कुछ कहना तो चाहता है पर संकोचवश कह नहीं पाता है। गोविंद प्रभा की बेचैनी देखकर ठंडे दिमाग से पूछता है कि बताओ प्रभा, क्या बात है, मुझसे क्या छुपाना। इतना सुनते ही प्रभा और ज़्यादा रोने लगती है और गोविंद की हथेली को अपनी हथेली में भेजते हुए धीरे से कहती है कि अदिति के होश में आने के बाद मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ था तुम्हारे साथ, तो पहले तो वह रोती ही रही, पर मेरे कई बार पूछने के बाद उसने बताना शुरू किया कि मम्मा, सुबह जब आप मार्केट गई थी तो हिमांशु भैया घर पर आए थे। उन्होंने पहले आपके और पापा के बारे में पूछा, फिर जब मैंने उन्हें बताया कि आप मार्केट गई हैं और पापा ऑफिस, तो वो मेरे पास बैठकर मुझे होमवर्क करते हुए देख के मुझ पर हंसने लगे कि क्या दिन भर बस पढ़ती ही रहती हो, कभी मूवी वगैरह भी देख लिया करो। और जब मैंने उनसे कहा कि मुझे मूवी नहीं पसंद तो वो मेरे बगल में आकर मुझसे सट के बैठ गए और अपनी जेब से मोबाइल निकालते हुए कहने लगे कि आज मैं तुम्हें एक ऐसी मूवी दिखाता हूँ जो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। और इतना कहते ही उन्होंने अपने मोबाइल में गंदी वाली वीडियो चला दी। जब मैं उसे देखते ही अपनी आंखें घुमा के उठकर वहाँ से जाने लगी तो हिमांशु भैया ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे उसी बेड पर जहाँ मैं पढ़ रही थी पटक दिया और मेरे हाथ पकड़कर मुझे जहाँ तहाँ चूमने लगे और मनमानी करने की कोशिश करने लगे। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि भैया ये क्या कर रहे हैं। मैंने उन्हें कई बार बोला कि मामा को पता चलेगा तो वो आपके बारे में क्या सोचेंगे भैया, पर उन पर तो जैसे हवस का भूत सवार था। वो मेरी हर बात को अनसुना करके बस मुझे अपना शिकार बनाने में जुटे हुए थे। उन्होंने मुझे बड़ी ज़ोर से जकड़ रखा था, पर फिर भी मैंने अपनी पूरी ताकत से उन्हें धक्का दिया तो वो बेड से नीचे गिर गए और गिरते वक्त टेबल का कोना उनके सर पर लग गया और उनके सर से थोड़ा सा खून भी बहने लगा। इससे पहले कि वो उठकर संभलते, मैंने दौड़कर बाथरूम में खुद को बंद कर लिया। वो दरवाज़ा पीटते रहे और चिल्लाते रहे कि अदिति खोलो, दरवाज़ा खोलो, पर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला और वो थक कर घर से चले गए। उनकी जाने की आहट सुनने के बाद मैं शावर चालू करके रोते रोते उसके नीचे बैठ गई। मुझे लग गया था कि भैया ने मुझे छूकर गंदा कर दिया है और मैं वहाँ कब बेहोश हो गई मुझे कुछ पता ही नहीं चला। आकाश कब घर से बाहर चला गया मुझे कुछ नहीं पता चला। अदिति की आप बीती बताते बताते प्रभा का गला भी भर आया और गोविंद भी प्रभा की बात सुनकर दंग रह गया था। गोविंद की तो काटो तो खून नहीं जैसी स्थिति हो गई थी। अपना ही सगा भांजा इस तरह की घटिया हरकत करेगा, क्या कभी किसी ने ऐसा सोचा भी होगा। और हिमांशु भी कोई छोटा बच्चा थोड़ी ही था, वो 23 साल का था। उसे सही गलत का बड़े अच्छे से ज्ञान था और वैसे भी अदिति उसकी कजिन बहन थी। उसके बावजूद अनेकों सवाल गोविंद के मन में हिलोरे मारने लगे। वो एक डर भरी निगाहों के साथ उठ खड़ा हुआ और खुली हवा में जाकर सोचने लगा कि अगर मैं हिमांशु के खिलाफ कोई कदम उठाता हूँ तो हमेशा के लिए दीदी से रिश्ते खराब हो जाएंगे, और जो नहीं उठाता हूँ तो मेरी फूल सी बेटी के साथ ये एक बहुत बड़ा अन्याय होगा और इससे हिमांशु का मनोबल भी बढ़ जाएगा और वो भविष्य में हम लोगों के गैर मौजूदगी में अदिति के साथ कुछ भी कर सकता है।
तभी पीछे से उसकी पत्नी प्रभा ने आकर गोविंद के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्या हुआ जी, आप क्या सोच रहे हैं, आप बाहर क्यों आ गए? गोविंद ने कहा, नहीं कुछ नहीं, और ऐसा कहते हुए वह कमरे के अंदर आ गया। तभी अदिति के कमरे से अदिति के चीखने की आवाज़ आई, भैया छोड़ दो मुझे दर्द हो रहा है, भैया छोड़ दो मुझे। वो नींद में थी और बड़बड़ाए जा रही थी। अदिति की ऐसी हालत देखकर प्रभा और गोविंद दोनों की ही आंखें छलक उठीं। गोविंद ने अदिति के सर को सहलाते हुए कहा कि बेटा डरो नहीं, पापा है ना तुम्हारे साथ। तभी अदिति भी नींद में अपने पापा को पकड़कर सोने लगी। अदिति को छूते ही गोविंद अंदर तक सिहर उठा था कि जिस बच्ची को वो अपनी जान से बढ़कर चाहता है, आज उसके साथ क्या हो जाता। पर दूसरी तरफ जब उसे अपनी बहन का चेहरा दिखता तो वो असमंजस में पड़ जाता और अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करने लगता। रात भर दोनों पति पत्नी अदिति के बेड के पास ही बैठे रहे और यही सोचते रहे कि आगे क्या किया जाए, और न जाने कब प्रभा को नींद आ गई। उसने सुबह उठकर देखा तो गोविंद जग रहे थे। वो रात भर सो ही नहीं और उन्होंने रात भर में एक अटल फैसला ये कर लिया था कि उन्हें क्या करना है। गोविंद ने सोच लिया था कि जब हिमांशु ने ही किसी भी रिश्ते की लाज नहीं रखी तो मैं अपनी बेटी को आग में कैसे झोंक सकता हूँ, और रिश्ता निभाने के चक्कर में एक अपराधी को जिसका दिमाग अपने संतुलन में ही ना हो उसे खुलेआम कैसे छोड़ सकता हूँ। प्रभा के सोकर उठते ही गोविंद ने उसे तैयार होने को बोला और कुछ ही देर में खुद भी तैयार होकर आ गया। प्रभा उससे पूछती रही कि कहाँ जाना है, क्यों सुबह सुबह तैयार करा दिया, पर गोविंद ने उसे कुछ नहीं बताया और कहा कि अदिति को लेकर बस चलो, और सभी लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे। गोविंद ने अपने भांजे हिमांशु के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस ने भी इस मामले को संगीनता से लेते हुए तुरंत एक्शन ले लिया और हिमांशु के घर पहुंचकर उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। हिमांशु ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी यह गलती उस पर इतनी भारी पड़ जाएगी। उसने तो सोचा था कि अगर कभी बात उठेगी भी तो वह भाई बहन के बीच की मजाक मस्ती का नाम कहकर इस बात को टाल जाएगा, लेकिन उसकी यह गलती एक संगीन अपराध का रूप ले लेगी, ये उसने कभी नहीं सोचा था। गोविंद की बहन यानी कि हिमांशु की माँ को जब हिमांशु की इस हरकत के बारे में पता चला तो उसने भी अपने भाई गोविंद का ही साथ देते हुए अपने बेटे हिमांशु को पुलिस के हवाले कर दिया और गोविंद से ये भी कहा कि भैया तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। अगर आज तुम ये फैसला ना लेते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे घर में एक वैशी दरिंदा पनप रहा है। इसे इसके किए की सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी है। गोविंद अपनी दीदी की इतनी अच्छी विचारधारा देखकर संतुष्ट हो गया और अपनी दीदी से सर झुकाकर माफ़ी मांगने लगा और कहा कि दीदी मुझे मजबूरी में यह करना पड़ा, नहीं तो आज मेरी बेटी के साथ जो हुआ है कल को वह किसी और के साथ भी हो सकता है। हिमांशु की माँ हिमांशु के जेल जाने पर रो रही थी, पर हिमांशु की इस हरकत पर शर्मिंदा भी थी। गोविंद रात भर में यह बात समझ गया था कि अगर रिश्तों की आड़ में किसी अपराधी को छोड़ दिया जाए तो इस समाज में केवल गंदगी ही फैलती रहेगी। कोई भी रिश्तों का आदर नहीं करेगा और अगर उन्हें सजा दे दी जाए तो रिश्तों की मान मर्यादा सदा ही बनी रहेगी। आज हिमांशु सलाखों के पीछे है और कहीं ना कहीं उसे इस बात का एहसास भी है कि उससे कोई गलती नहीं बल्कि एक जघन्य अपराध हुआ है और इस बात का उसे अंदर ही अंदर पछतावा भी है। खैर, कोर्ट ने पूरे 1 साल की सज़ा उसे सुनाई है और गोविंद को इस बात का संतोष है कि उसने अपनी बेटी के लिए रिश्तों की परवाह किए बिना ही एक सही फैसला लिया और उसे अंजाम भी दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी के विषय में आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को बिना सोचे ही लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही दी गए बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर ज़रूर सेट कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी नई कहानियों के और सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।